अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी हम डीएनए को डिस्कस करेंगे। डीएनए एक्चुअल में डीऑक्सीराइबोज शुगर कंटेन करता है। इसी बेसिस पर हम इसे नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर कंटेन करता है। इस स्ट्रक्चर को, डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल तैयार किया। उसके मुताबिक डीएनए लॉन्ग होता है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसकी दो चेन्स होती हैं, टू चेन्स होती हैं। इसी बेस पर हम इसे डबल स्ट्रैंडेड कह रहे हैं। ईच चेन मेड अप ऑफ फॉस्फेट, बेस एंड शुगर। हमारे पास जो इसकी चेन है, दो स्ट्रैंड हैं। चेन के जो दोनों पोर्शन है वो दोनों ही फॉस्फेट, बेस एंड शुगर को कंटेन करते हैं। शुगर रिंग होती है, बेसिस नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होती है। यहाँ देखें, ये एक हेलिक्स शो हो रहा है। एक हेलिक्स इस स्ट्रैंड का है, एक हेलिक्स हमारे पास इस स्ट्रैंड का है। इस वजह से हम इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं। डीएनए में हमारे पास फॉस्फेट, बेसिस और शुगर हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन कहाँ मौजूद होती है? आपको दरमियान में यहाँ जो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो है ये बेसिस होती हैं। डिफरेंट तरह की बेसिस होती हैं। आपने बायो में भी इसको डिटेल से डिस्कस किया होगा। एडेनिन, गवानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 तरह की बेसिस होती हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस जो कि दोनों स्ट्रैंड को आपस में लिंक करती है, जॉइन करती है बॉन्डिंग के थ्रू। ये आपको जो सेंटर में एक ब्लैंक है और एक हमारे पास ब्लैक कलर में कुछ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में यहाँ नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद है जो इनके दरमियान लिंक शो कर रही है। अगर हम बात करें ये स्ट्रैंड की, स्ट्रैंड का जो बैक बोन है, स्ट्रैंड की बैक बोन को शुगर और फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं। इसकी मजबूती या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जो यूनिट अटैच होता है, वो एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड होता है। ये तीनों चीज़ें न्यूक्लियोटाइड कंटेन करती हैं या न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती हैं, मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो अगर हम यहाँ इस पोर्शन में देखें, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा, इस तरह से यहाँ मौजूद होगा, इस तरह से यहाँ मौजूद होगा, यहाँ भी। तो सारा जो है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है वो भी इन तीनों चीज़ों पर मौजूद है। ये जो एक स्ट्रैंड है ये भी इन तीनों चीज़ों पर मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा स्ट्रैंड है वो भी इन्हीं तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। बस इतना फ़र्क है कि हमारे पास ये जो स्ट्रैंड की बैक बोन है वो जो हमारे पास शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है उन्होंने बनानी है, और लेकिन इनके दरमियान ये जो दो स्ट्रैंड है इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजिनस बेसिस की वजह से होती है। आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस में डीएनए जेनेटिक कोड है लाइफ का। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ क्या है? हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में। ये एक स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। एक इंसान के बारे में या एक जानदार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो इसके डीएनए में मौजूद होती है। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है। डीएनए कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर इसकी प्लेस होती है जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। एक ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो एक सेल की जो इंफॉर्मेशन है, एक छोटा सा सेल, एक यूनिट सेल, अगर हम उसकी भी बात करें तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि वो किस तरह से काम करेगा, उसमें किस तरह से केमिकल रिएक्शन होंगे, या उसने कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, स्पेसिफिक अगर लीवर का सेल है तो उसके लिए अलहदा से जीन के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है। अगर स्टमक का सेल है तो उसके लिए अलहदा से जीन के अंदर या डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। तो एक सेल की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो भी डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और वो सारे फंक्शन जो हैं वो उसी के मुताबिक हो रहे होते हैं। डीएनए ये इंफॉर्मेशन पास करता है एज इंस्ट्रक्शन, यानी एज अ मैसेज। कहाँ पास करता है? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक हमारे पास सेल जो है, सेल में मौजूद ये डीएनए है वो इंफॉर्मेशन पास आउट करता है।
इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोटीन की प्रिपरेशन होती है। वो जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, वो एक ख़ास तरह की प्रोटीन की प्रिपरेशन करती हैं। और वो प्रोटीन की प्रिपरेशन कहाँ से प्रिपेयर होती है? अमाइनो एसिड से। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटीन है उसका यूनिट है अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन से पहले एक ख़ास सीक्वेंस में, एक ख़ास तरतीब से अमाइनो एसिड की प्रिपरेशन होती है। आगे अगर हम बात करें मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन के लिहाज से, तो ये स्पेसिफाई करती है कि एक ऑर्गेनिज़म कैसा होगा या एक सेल जो है वो कैसा होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑर्गेनिज़म की बात करें कि वो मैन है, उसमें हमारे पास मैन, वूमेन है, ट्री है, मंकी है, इस तरह से और ऑर्गेनिज़म, जो भी ऑर्गेनिज़म है उनको स्पेसिफाई करता है उसका डीएनए। इसके बाद अगर हम छोटे लेवल तक आ जाते हैं, सेल तक आ जाते हैं, तो ये आल्सो स्पेसिफाई करता है कि सेल जो है वो नर्व सेल है, मसल सेल है। हमें पता है कि सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनकी वर्किंग के लिहाज से, उनकी प्लेसमेंट के लिहाज से कि कौन से ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन डीएनए से प्रोवाइड होती है। डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर याद हो तो ज़रा देखिएगा, यहाँ हमने एक सीक्वेंस से इनको प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ तो मैंने एडेनिन, गुआनिन, थायमिन या साइटोसिन, ये 4 तरह की जो बेसिस हैं उनको मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमने इसको इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस करना है। लेकिन इनका जो सीक्वेंस है ये डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक प्रोटीन को। अगर जो है वो 3 जो हैं, 3 है, तीनों के तीनों जो हैं वो एडेनिन है, ये तीनों हैं वो गुआनिन है या एक साइटोसिन है, तो उनका वो जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफाई करता है ख़ास तरह की प्रोटीन की फॉर्मेशन को, उसकी डेवलपमेंट को। और डबल हेलिक्स की जो फॉर्मेशन है वो हमें इंश्योर करती है कि कोई डिसऑर्डर उसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर हेलिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी बेंडिंग आ जाती है या हेलिक्स में कोई भी थोड़ी सी भी ख़राबी आ जाती है, हमें फ़ौरन से शो हो जाता है, हेलिक्स की स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, या हम हेलिक्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर मौजूद नहीं है। तो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमें बताएगा कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। और जो डबल हेलिक्स है उसकी फॉर्मेशन और उसका सही होना हमें ये बताता है कि कोई भी डिसऑर्डर उसके अंदर मौजूद नहीं है। डीएनए एक और काम करता है, एक इम्पॉर्टेंट काम करता है कि वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है। अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करवाने के लिए वो पहले आरएनए की प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर डीएनए में किसी भी पॉइंट पर म्यूटेशन हो जाती है, चेंजेस हो जाती है, या उसमें कहीं भी कोई ख़राबी आ जाती है किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से सही आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर सही आरएनए नहीं बनता, आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो गलत आरएनए गलत प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और वो जो सही वाली प्रोटीन थी उसका हमारी बॉडी में एक अहम काम था, वो काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा, या अगर फंक्शन कोई होता है तो गलत फंक्शन होगा उस प्रोटीन के थ्रू। इसे हम नाम देते हैं जेनेटिक डिजीज़ का, क्योंकि डीएनए में मौजूद जो जीन है, या हमने जो न्यूक्लियोटाइड कहा है, जीन न्यूक्लियोटाइड, उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मतलब आरएनए की फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, और फिर हमारे पास प्रोटीन में गलती आ जाएगी। और प्रोटीन में अगर गलती आ जाती है तो उसके थ्रू हमारा जो फंक्शन होता है बॉडी का, वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आज का लेसन हमारा यहाँ तक था, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह।